अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है मुझे कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं और आप लोग चैप्टर नंबर 13 के जो लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग जो है वो मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भी कर रहे हैं और कमेंट्स में भी लिख रहे हैं। तो उनके जो प्रॉब्लम्स के जो सलूशन हैं या जो आंसर्स हैं वो मैं आपको जो है वो जिस भी फॉरम पे आप पूछ रहे हैं मैं आपको उस पर रिप्लाई कर रहा हूँ। तो बच्चों आज हम लोग हैं चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर नंबर 7, और हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारा ये एफएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, और ये बिल्कुल जो है वो 5 मार्क्स के लिए हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, और उसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें जो आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ वगैरह हैं उनको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ऑलराइट, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आप में से जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 6 जो है वो स्टडी किया है उसमें हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को स्टडी किया था। तो उसमें मैंने लिखा था, एक्सप्लेन किया था कि जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर की वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो जो डिफरेंट फैक्टर्स थे वो उसमें मेन 3 फैक्टर्स जो है वो मैंने लिखे थे, जिसमें पहला फैक्टर जो है वो ये है कि रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर की वो उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। राइट, नेचर मींस के जो कंडक्टर है वो कॉपर है, ये सिल्वर है, या आयरन है, इस तरह से। दूसरा जो है वो ये लिखा था फैक्टर हमने कि जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर की वो उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, और तीसरा हमने लिखा था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो उन तीनों फैक्टर्स में से बच्चों आज एक फैक्टर हम लेंगे और वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। राइट, टेम्परेचर जो है वो किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को किस तरह से अफेक्ट करता है, और अगर उसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो उसको हम आज ड्राइव करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बच्चों हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो टेम्परेचर है उसके साथ रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट करती है, फिर उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये मैंने एक कंडक्टर सपोज किया है और उसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है हमारे सामने है। ये हमारे पास कंडक्टर है, अगर इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। राइट, दिस एंड इज़ पॉजिटिव, दिस एंड इज़ नेगेटिव। अगर हम किसी मटेरियल या कंडक्टर की माइक्रोस्कोपिक व्यू करें तो उसके जो एटम्स हैं, ख़ास तौर पे जो मेटल्स हैं, मेटेलिक कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो किसी मेटेलिक कंडक्टर में उसके जो एटम्स हैं वो थर्मल एनर्जी की वजह से, अगर वो रूम टेम्परेचर पर हैं तो रूम टेम्परेचर पर इन एटम्स को जो थर्मल एनर्जी मिलेगी, उस थर्मल एनर्जी की वजह से इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे अलहदा हो जाएंगे। ख़ास तौर पे हम बात करेंगे कि किसी भी मेटल के जो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से अलहदा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इस सिचुएशन में ये जो हमारे पास एक एटम होता है ये एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, और फिर उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है जो कि नेगेटिव चार्ज है, और यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्टिविटी या करंट के फ्लो का की रीज़न है। जो पॉजिटिव आयन है बच्चों वो तो इस कंडक्टर में हैवी पार्टिकल्स हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, वो तो अपनी जगह पे जो है वो मौजूद रहेंगे, वो अपनी जगह पे मौजूद रहने के मतलब रहेंगे और फ्लो नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है दैट इज़ करंट और द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब ये जो बच्चों कंडक्टर है इसकी हमने कहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो इसकी नेचर पे डिपेंड करती है, जो रेजिस्टेंस है वो इस कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, और जो रेजिस्टेंस है वो इस कंडक्टर की टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब अगर जो इसमें सिर्फ नेचर वाला फैक्टर हम देखें तो ये जो कंडक्टर है ये अगर कॉपर है, या ये कंडक्टर जो है ये अगर सिल्वर है या आयरन है या एल्यूमिनियम है, डिफरेंट एग्जांपल्स जो है इसकी मैं लेता हूँ, तो नेचुरली इन कंडक्टर्स के अंदर ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो फ्लो है वो डिफरेंट है। राइट, और उसके डिफरेंट होने की एक रीज़न जो है वो इन कंडक्टर्स का टेम्परेचर है, टेम्परेचर पर इन कंडक्टर्स का बिहेवियर है। अब जो टेम्परेचर जो है अगर उसको बढ़ाते हैं, लेट्स से कि ये जो कंडक्टर है ये रूम टेम्परेचर पे था, और उस वक्त जो रूम टेम्परेचर है लेट्स से दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस।
अब अगर इस रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, किसी भी वजह से रूम के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। अब ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो एटम्स हैं इस मटेरियल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, इनकी जो थर्मल वाइब्रेशंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, थर्मल वाइब्रेशंस जो है वो ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के जो एटम्स के साथ कोलिजन्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ कोलाइड करता है तो वो उसको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा और एटम की जो वाइब्रेशंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। अब एटम की अगर वाइब्रेशंस ज़्यादा हो जाती हैं तो एटम्स की वाइब्रेशन के ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है वो अफेक्ट होता है। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन का जो फ़्लो है अगर वो अफेक्ट होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसी को हम करंट कहते हैं। राइट, करंट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि करंट अफेक्ट हुआ है, और वो जो करंट है वो अफेक्ट हुआ है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन रूम टेम्परेचर। राइट, जो भी मैंने एग्जांपल में आपके सामने कंसीडर किया है। तो इस टेम्परेचर के बढ़ने पे जितने भी कंडक्टर्स हैं, जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स हैं, उनकी जो ये वाला जो इफेक्ट है कि एटम्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं और इलेक्ट्रॉन के फ़्लो में एक रुकावट आती है, या इलेक्ट्रॉन के फ़्लो में एक दुश्वारी होती है, यानी थोड़ा मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो करना। ये वाला जो इफेक्ट है वो इन सब में होगा, सब मेटालिक कंडक्टर्स में ये इफेक्ट होगा। किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। ठीक है, कॉपर में कम होता है और आयरन में बहुत ज़्यादा होता है, तो बहरहाल इफेक्ट तो होता है उस पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी किसी मेटालिक कंडक्टर के सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उस मेटालिक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। राइट, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है, उसकी कंडक्टेंस है उस सॉलिड की, उस मटेरियल की, वो कम हो जाती है। ठीक है ना, हमें पता है कि जो कंडक्टेंस है उसका जो रिलेशन है वो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 में। कंडक्टेंस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जब भी हम ये कहते हैं कि कंडक्टेंस बढ़ गई तो इट मीन्स रेजिस्टेंस कम हो गई, जब कंडक्टेंस कम होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो में डिफ़िकल्टी आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो अगर डिफ़िकल्ट हो जाता है तो करंट जो है वो कम हो जाता है, और करंट कम हुआ तो इट मीन्स कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो गई और रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गई। ठीक है बच्चों, तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है उसमें पहले तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसको आपने लिखना है। ठीक है, कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट की तरफ। तो मैथमेटिकल पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसको जो हम एक रिलेशन जो है वो ड्राइव करते हैं इसका, कि जिससे हमें ये पता चल सके कि हम किसी कंडक्टर का कितना टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी वजह से कितनी जो रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमारे पास एक कंडक्टर है और लेट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ आर नॉट। एक कंडक्टर है और उसकी रेजिस्टेंस होती है या है आर नॉट, और जिस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमने ऐसे एज्यूम किया कि लेट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ आर नॉट। यही कंडक्टर है और इसकी रेजिस्टेंस आर नॉट है और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। हमने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया और उसको कुछ और नंबर या कोई और वैल्यू तक ले गए, तो जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की चेंज हो गई और वो टेम्परेचर चेंज होकर उसकी वैल्यू हो गई आर ऑफ टी। राइट, और ये किस टेम्परेचर पे हुआ, ये टी डिग्री सेल्सियस पे हुआ। टी डिग्री सेल्सियस इज़ अनदर टेम्परेचर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ गया ना बात को। तो टेम्परेचर जो है चेंज इन रेजिस्टेंस कितनी आई, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, तो आर टी माइनस आर नॉट, और चेंज इन टेम्परेचर अगर मैं लिखूं तो टेम्परेचर में जो चेंज है वो है टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो
that change in resistance is delta R and change in temperature is delta T. टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के T डिग्री सेल्सियस हुआ, तो मैंने कहा कि ये जो चेंज है दैट इज़ दिस चेंज इज़ डेल्टा T, द चेंज इन टेम्परेचर। अब जो यहाँ पे मैंने जो है वो लिखना है इस तरह से कि ये जो इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस है, जो इस टेम्परेचर की रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस इज़ आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। Initial resistance was R naught and the final resistance is RT, so the increase in resistance is RT minus R naught, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक रिलेशन लिखता हूँ जिसको आपने इस तरह से समझना है। पहला जो रिज़ल्ट है वो ये है कि जो RT माइनस R naught है, जो कि इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस है, ये बच्चों जो इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जो इजाफा हुआ है, जो इंक्रीज़ हुई है रेजिस्टेंस, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, ठीक है। अब देखिए मुझे ये चारों कंडक्टर्स मैंने आपके सामने एज्यूम किए थे, कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम, इन सब की रेजिस्टेंस तो डिफरेंट है, डिफरेंट रेजिस्टेंस है इनकी। इन सब की जो आर नॉट या कह लें कि 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगी, इन सब की आर नॉट डिफरेंट होगी। अब जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन सब की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और इन सब की जो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जो इसकी रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ आएगा, वो प्रोपोर्शनल होगा कि आर नॉट कितना है, यानी जिस कंडक्टर की ऑलरेडी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी उसमें जो इजाफा होगा या इंक्रीज़ होगा वो उतना ज़्यादा होगा, उसी रेशियो से होगा, ठीक है ना। अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है और दूसरे कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 500 ओम है, तो अब जो इंक्रीज़ होगा तो 50 में इंक्रीज़ होगा तो ये 70 लेट से हो जाएगी, तो 500 में इंक्रीज़ होगा तो दैट इज़ 700 समथिंग, जस्ट रैंडम नंबर्स। तो आप देखें किस में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी ऑलरेडी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये इस लॉजिक पे हम इस रिलेशन को, इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो आर टी माइनस आर नॉट इज़ द चेंज इन रेजिस्टेंस, increase in resistance, that increase in resistance of any conductor is proportional to the original resistance of the conductor which is at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई इस बात। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि किसी भी कंडक्टर में जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ये एक हो गई प्रोपोर्शनैलिटी, ये दूसरी में मैंने लिखा है कि जो इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी टेम्परेचर की वजह से, वो कितना इंक्रीज़ करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर। जितना उसका चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा आएगी, उतनी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। ऑलराइट, तो कंबाइन कर देते हैं इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को, तो हम लिखते हैं कंबाइनिंग बोथ 1 and 2, we have one proportionality and that is RT minus R naught proportional to R naught times delta T. So हम ये कहते हैं कि जो इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट ऑफ R naught एंड डेल्टा T, राइट। जितना ये प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, जितनी इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और जितना टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा होता है, उतना किसी भी कंडक्टर की जो इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस है वो उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ से जो आप याद रखें कि ये एक MCQ भी आ सकता है आपको, कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस में जो इजाफा है, जो चेंज है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या उसका जो रिलेशन है अगर वो लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन, ये वाली जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये आपने याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस of any conductor is proportional to the product of original resistance times the change in temperature, ठीक है बच्चों। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसकी जगह जो है वो कांस्टेंट लगाएंगे। तो मैं ये लिखता हूँ कि आर टी माइनस आर नॉट इक्वल्स कांस्टेंट सम कांस्टेंट टाइम्स आर नॉट डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लिखते हैं उसकी शक्ल भी कुछ इसी साइन से मिलती जुलती है, दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा, उसको हम अल्फ़ा कहते हैं, राइट, दैट इज़ अल्फ़ा टाइम्स आर नॉट डेल्टा टी।
ये जो साइन मैंने यहाँ पे लिखा है ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये दोबारा से प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं है, बल्कि इसको पढ़ेंगे हम अल्फ़ा। और अल्फ़ा जो है उसको हम डिफ़ाइन भी करेंगे कि ये क्या है। पहले इसको मैं थोड़ा सा इक्वेशन को शिफ्ट करके लिख दूँ। यहाँ से जो आर टी जो है उसको मैं लिख सकता हूँ आर नॉट को उधर ले जाके, दिस इज़ आर नॉट विच इज़ ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट प्लस उसके साथ अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी, या इसको जो यूँ भी लिख सकते हैं कि आर टी जो है दैट इज़ इक्वल्स आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। ये बड़ा ही अच्छा हमारे पास एक यूज़फुल आप कह लें रिज़ल्ट है, जिसको अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। देखिए बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास, एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास एक आ गई। इस इक्वेशन में जो आर टी है, जो कि राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये वाला आर टी, दैट मीन्स रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। और जो राइट साइड पे आर नॉट है दैट इज़ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा जो है दैट इज़ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, जिस पर अभी मैंने बात करनी है। आर नॉट इज़ इनिशियल और ओरिजिनल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी इज़ चेंज इन टेम्परेचर। देखिए जो अगर क्वेश्चन ये होता है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये इक्वेशन हमें कहाँ यूज़फुल है। फर्स्ट कह रहे हैं बच्चों, इस तरह से एक एग्जांपल अगर आपको मैं देता हूँ कि एक कंडक्टर है हमारे पास, और उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है 500 ओम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। what is resistance at 10 डिग्री सेल्सियस। यानी एक कंडक्टर है, उसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है बच्चों 500 ओम, ठीक है ना। आपसे ऐसे कहा जाता है, कोई ऐसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन या कोई एमसीक्यू इस तरह से बन जाता है, तो उस कंडक्टर की 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो 500 ओम है। तो बताइए कि अगर उसमें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाए, या 15 डिग्री कर दिया जाए, या 100 डिग्री कर दिया जाए, टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, तो फिर बच्चों बताएं कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है। तो सिंपली आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आर टी इक्वल्स आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। तो इस एक्सप्रेशन में आप लोग आर नॉट की वैल्यू जो कि 500 होगी, डेल्टा टी विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स 10 माइनस 0। आर नॉट इज़ सॉरी, यहाँ पे आर नॉट नहीं आएगा, यहाँ से आर नॉट जो है ये कॉमन आ गया था, तो इसलिए यहाँ पे जो आर नॉट नहीं आएगा। ये मैंने एक इसको दोबारा लिख देता हूँ, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। आर नॉट तो यहाँ से कॉमन आ गया था, तो आर नॉट जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये इक्वेशन में आएगा 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन में जो अगर हम इनकी वैल्यूज़ लगा दें, आर नॉट की 500, डेल्टा टी इज़ चेंज इन टेम्परेचर, अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू गिवन होगी, राइट, दैट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसी की मैंने आपसे बाकी बात करनी है कि ये अल्फ़ा जो है ये क्या है। एनीवे ये इक्वेशन में आपको ये तीनों नंबर्स गिवन होंगे कि 0 डिग्री पे इतनी रेजिस्टेंस है, 10 डिग्री पे कितनी होगी, साथ अल्फ़ा बता देंगे उस कंडक्टर का, तो फिर आपने इस इक्वेशन से उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है बच्चों। ये भी एक एमसीक्यू जो है वो आ सकता है इस तरह से, तो आपको पता होगा कि इस एमसीक्यू को आपने किस तरह से आंसर करना है, ठीक है बच्चों। चलें इसको यहाँ पे करते हैं क्लोज, और नेक्स्ट चलते हैं, अल्फ़ा की बात करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों जो अल्फ़ा है that is coefficient of resistance, right? Alpha is coefficient of resistance, ठीक है। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, यहाँ से मैं अल्फ़ा को लेके आता हूँ कि अल्फ़ा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल्टा टी। यहाँ से इस इक्वेशन से, यहाँ से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू को लिखा है। अल्फ़ा को जो हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड पर डिग्री rise in temperature, simple, ठीक है, सिंपल वर्ड्स। अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस
ऑफ अ कंडक्टर, ये भी साथ लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज्ड, या अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस में इंक्रीज पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस में 1 डिग्री टेम्परेचर के राइज करने से उसकी जितनी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, वी डिफाइन दैट इज़ अल्फ़ा एंड वी यूज़ वर्ड्स फॉर इट, दिस इज़ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल जो है इसकी इस तरह से एग्ज़ाम्पल, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस तरह से डेवलप होगी। फ़र्ज़ करें जो ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर है कॉपर, इस तरह मैं एक और कंडक्टर लेता हूँ और ये कंडक्टर है बच्चों आयरन, और इस तरह मैं एक और कंडक्टर लेता हूँ और इस कंडक्टर को ले लेते हैं एल्यूमिनियम, राइट, 3 ले लेते हैं। अब जो इन तीनों कंडक्टर्स की जो डायमेंशंस हैं वो सेम हैं, ठीक है, इनकी डायमेंशंस जो हैं वो सेम है, यानी इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनकी जो लेंथ्स हैं वो तीनों की सेम है, ठीक है। और इनमें नेचर तो डेफिनेटली इनके डिफरेंट है, कॉपर, आयरन, सिल्वर। तो अगर हम इसका टेम्परेचर देखें, लेट्स से दे आर ऑल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक ही टेम्परेचर पे पड़े हैं, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें 1 डिग्री, यानी आप ये कह लें कि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा के 25 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ा के हम जो कर देते हैं 26 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस हम इसका टेम्परेचर कर देते हैं, जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस, तो तीनों कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, जैसा कि हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब इन तीनों कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड विल बी द अल्फा फॉर ईच कंडक्टर, ठीक है ना। तो कॉपर में जितनी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, दैट विल बी द अल्फ़ा ऑफ कॉपर। इसी तरह जो आयरन है उसमें जितनी रेजिस्टेंस आयरन की बढ़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से, दैट will be the alpha of iron. That small increase in resistance of iron will be the alpha of iron, the coefficient of resistance of iron. इसी तरह जो थोड़ी सी रेजिस्टेंस बढ़ेगी एल्यूमिनियम की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस फॉर एल्यूमिनियम विल बी द अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है अल्फा जो है, that is actually the amount of small amount of resistance increased per degree rise in temperature। वो पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है या पर डिग्री केल्विन भी हो सकता है। तो इसलिए अल्फ़ा के जो यूनिट्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट्स ऑफ अल्फ़ा जो हैं वो यही होंगे पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, दोनों ही हो सकते हैं, ये आप याद रखें, ठीक है। जितना सेल्सियस बढ़ेगा उतने केल्विन भी उसी रेशो से बढ़ेगा। तो ये बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसको कहेंगे। अब कुछ मसलन अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल के लिए कुछ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये आप लोग टेबल से भी देख सकते हैं, जो आपकी बुक में है, एक आप सर्च भी कर सकते हैं। तो बच्चों जो अल्फ़ा है सिल्वर के लिए, लेट्स से, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, राइट, सिल्वर का अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है बच्चों 0.00380 पर केल्विन, ठीक है ना। अब देखें, अगर हम सिल्वर कंडक्टर लेते हैं और सिल्वर में 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो उसका बढ़ाते हैं, तो इतनी रेजिस्टेंस पर केल्विन जो है उसकी इंक्रीज़ करती है 0.00380 पर केल्विन। इसी तरह जो अल्फ़ा है कॉपर का, वो भी तकरीबन इसी के करीब है, दैट इज़ 0.00390 पर केल्विन। और इसी तरह अगर गोल्ड की आप बात करें तो गोल्ड के लिए जो अल्फ़ा है वो है 0.00340 पर केल्विन। इस तरह डिफरेंट जो है वो अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं। इसी तरह अल्फ़ा अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो दैट इज़ 0.00390 पर केल्विन, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू एग्जैक्टली, ये अगली डिजिट पे जाके चेंज होगा,
5 डेसिमल प्लेसेस तक दोनों की वैल्यूज़ सेम है तकरीबन। तो इस तरह अल्फ़ा जो है दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। और आपने ये याद रखना है कि अल्फ़ा मीन्स हाउ मच द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें किसी कंडक्टर का तो फिर उसमें उसकी रेजिस्टेंस कितनी बढ़ेगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है आपने। तो ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इसकी वैल्यू गिवन होती है कि अल्फ़ा की वैल्यू इतनी है, तो आप उसमें फाइंड करें कि कितनी रेजिस्टेंस में इजाफा होगा। इसी तरह बच्चों जो रेजिस्टिविटी है, अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें, टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टिविटी पे किस तरह से अगर हम कहें अफेक्ट करता है, तो पहला तो आंसर है कि यस, पहला आंसर यस है कि टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टिविटी पर भी अफेक्ट करता है। रेजिस्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर, ये आपने याद रखना है। और रेजिस्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, ये हमने लेक्चर नंबर 6 में भी डिस्कस किया था। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर एंड अपॉन टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कॉपर की, आयरन की, सिल्वर की रेजिस्टिविटी डिफरेंट है क्योंकि इन तीनों की नेचर डिफरेंट है। और अगला फैक्टर ये है कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर उनकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने एक्सप्रेशन बनाया, बच्चों जैसे हमने ये वाला एक्सप्रेशन बनाया है रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है, और ये जो सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने बनाया यहाँ तक हम लोग आए। इसी तरह बच्चों इसी तरह अगर हम आर को रिप्लेस कर दें रो से, राइट, तो रिप्लेस आर बाय रो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की जगह हम रेजिस्टिविटी की सिंबल ले लें रो, और इसी एक्सप्रेशन को दोबारा से हम लोग जो है वो लिख दें, तो हम लोग जो है उसका जो रिज़ल्ट है वो बच्चों ये बनता है कि जो अल्फ़ा है दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नाउ, दैट इज़ रो टी माइनस रो नॉट इंटू डेल्टा टी। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन बनता है, ये वाला एक्सप्रेशन बनता है जहाँ पे आर आता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो रेजिस्टिविटी का आएगा, और जिसमें ये जो रो टी माइनस रो नॉट है, ये जो ऊपर वाला फैक्टर है न्यूमरेटर वाला, दैट इज़ इंक्रीज़ इन रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे इंक्रीज़ इन रेजिस्टिविटी, राइट। रो नॉट जो है दैट इज़ इनिशियल रेजिस्टिविटी या ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी जो है दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ये कह देना। तो अल्फ़ा जो है यहाँ पर, अल्फ़ा जो है दैट इज़ एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसके जो यूनिट्स हैं यहाँ पर जो इसके यूनिट्स हैं वो भी वही रहेंगे पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ठीक है, आप इसके यूनिट्स को यूँ भी देख सकते हैं कि इसके न्यूमरेटर में रो टी माइनस रो नॉट, इसके यूनिट होंगे ओम मीटर, ये जो रो नॉट है इसके यूनिट होंगे ओम मीटर से ओम मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी बचेगा डेल्टा टी विच इज़ चेंज इन टेम्परेचर, और इसके यूनिट क्या है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन इसके बन जाएंगे। पर इसलिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो पर बन जाएंगे इसमें पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आप देख लें कि अल्फ़ा के जो यूनिट्स हैं उसमें आर टी माइनस आर नॉट जो है न्यूमरेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर के यूनिट्स जो हैं वो रेजिस्टेंस हैं, ओम है, और आर नॉट के यूनिट ओम है, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा टी यानी पर 1/सेल्सियस बचेगा या 1/केल्विन, तो वो पर सेल्सियस या पर केल्विन जो है इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई। दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर जो है वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों को अफेक्ट करता है, ये एमसीक्यू आपने याद रखना है। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। और इसको इसमें एक आखिरी बात हम करते हैं कि टेम्परेचर जो है उसका रेजिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है ये लीनियर है, ये आपने एक वर्ड याद रखना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर विद रेजिस्टेंस इज़ लीनियर। सो मैं ये लाइन लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट कर लें। रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर विद
resistance with resistance is almost जो है वो लिख लेना चाहिए लीनियर, राइट। लीनियर जो है जब ये लिखते हैं ना वर्ड हम लीनियर लिखते हैं, दैट मीन्स के दोनों का जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल है। ये देखिए मैंने यहाँ इक्वेशन में भी लिखा था कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो इसका मतलब ये है लीनियर का मतलब कि ये जो इंक्रीज़ है रेजिस्टेंस में जो इजाफा है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल जहाँ पे आ जाता है ना दैट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़ इज़ लीनियर, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट आएगा और जब भी इन दोनों को डिवाइड करेंगे द वैल्यू विल रिमेन सेम, दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, लेट्स से कि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दैट ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ मैं, तो ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। इस तरफ हम टेम्परेचर ले लेते हैं, राइट, लेट्स से दिस इज़ इन सेल्सियस, और इस तरफ हम रेजिस्टिविटी ले लेते हैं रो विच इज़ ओम मीटर। तो यहाँ पर अगर हम कॉपर के लिए इसको ड्रॉ करते हैं और इसमें हम डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ ले लेते हैं सेल्सियस में, तो यहाँ पे -200 ले लेते हैं, तो इसमें जो रिलेशनशिप इसका बनता है दैट इज़ ऑलमोस्ट लीनियर। फिर बाद में कहीं ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके इसमें ये वाला जो फैक्टर है बाद वाला ग्राफ के लास्ट पर ये हाई टेम्परेचर पे जाके होता है। और अगर हम एक मुनासिब रेंज रखें टेम्परेचर की, तो माइनस से लेके ज़ीरो को अगर हम रेफरेंस ले लें, तो 0 डिग्री अगर रेफरेंस ले लें तो 0 से प्लस में और 0 से माइनस में अगर टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो ये जो ग्राफ है दैट इज़ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शोज़ लीनियर रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, resistivity and temperature. So resistivity and temperature have linear relationship, so that means the ratio of both remains same. तो वो हम इस इक्वेशन से भी, इस एक्सप्रेशन से भी देखते हैं कि इसकी जो रिलेशनशिप है वो सेम रहती है, ठीक है। तो ये एक MCQ है, ये भी आपने याद रखना है कि ये दोनों का रिलेशन जो है वो लीनियर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 13 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। आप लोग इस टॉपिक को अच्छा सा याद करें। इसमें तमाम पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये हाईलाइट किए हैं, ये सारे MCQs हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है और इसमें से जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए हैं और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे उसका पता चलेगा जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, टेक्स्ट करेंगे या कमेंट में लिखेंगे तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। ऑलराइट, तो अपना ख्याल रखें बच्चों और इस टॉपिक को अच्छा सा प्रिपेयर करें और सारे लेक्चर्स जो है उसको डिटेल में देखते रहें और कोशिश करें कि जब भी आप किसी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट जो है वो एक ही दफ़ा बैठ के आप देखें, उसको नोट करें, अपने पास पेपर्स रखें, पेन रखें और उसमें जो भी की पॉइंट्स होते हैं उसको आप लोग अच्छी तरह से उसको नोट करें, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।